बारिश में कोई भी मेहमान अंदर नहीं आएगा। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मतलब खाना भी टेस्टी होगा और ऊपर से भूख भी लगी है। आज तो अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। जल्दी जल्दी खाना लगा दो। सुमन कॉलेज जाए या न जाए, घर पर खाली रहती है, लेकिन एक भी काम में अपनी भाभी की मदद नहीं करती। इसलिए पूरा काम बेचारी शिवानी को ही करना पड़ता है। थोड़ी देर में शिवानी सारा खाना टेबल पर लगा देती है। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। सच में भाभी, बहुत अच्छा खाना बनाया है। ऊपर से भूख भी लग रही थी, मजा ही आ गया। हाँ, आराम से खाओ। तुम्हें और चावल दूं? नहीं नहीं, बस मेरा पेट भर गया है। आज तो मैंने एक्स्ट्रा ही खा लिया। सब लोग आराम से खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शिवानी भी रसोई का सारा काम खत्म करके कमरे में आती है। रोहन बेड पर लेटकर फोन चला रहा होता है। देखो ना, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए। आप कहीं बाहर जाने का प्लान बनाओ ना। मैं तो हर बार ऐसे ही घर पर काम में उलझ कर रह जाती हूँ। अरे हाँ यार, अभी तो ऑफिस में भी ज्यादा काम नहीं है। अगर मैं छुट्टी लूंगा तो मिल जाएगी। चलो फिर इस बार हम शिमला घूमने चलते हैं। शिमला का नाम सुनते शिवानी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप कल सुबह ही मम्मी पापा से बात कर लेना। उसके बाद मैं अपनी पैकिंग कर लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, अब सो तो जाने दो। दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। शिवानी के मन में शिमला घूमने जाने की अलग ही खुशी होती है। अगली सुबह वो नहा धोकर पहले मंदिर में पूजा करती है, फिर सबके लिए नाश्ता बनाती है। सब लोग बैठकर नाश्ता करते हैं। तभी शिवानी रोहन को उनके प्लान के बारे में घर वालों को बताने के लिए कहती है। रोहन बोलने ही वाला होता है, मगर पहले ही राजेश के फोन की घंटी बज जाती है। राजेश फोन उठाता है। मासी प्रणाम, कैसी हो आप लोग? आज तो बड़े दिनों में याद किया है। चलो, हम तो याद कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारा तो कोई अता पता भी नहीं है। न कभी घर आना, न फोन करना। कहाँ बिजी रहते हो तुम सब? हम तो यहीं रहते हैं, बस थोड़ा काम ज्यादा होता है, इसी वजह से। इधर जैसे ही दादी को पता लगता है कि उनकी बहन का फोन आया है, वो तुरंत राजेश से फोन ले लेती हैं। आ गई तुझे मेरी याद? अरे मेरे तो घुटनों में दर्द रहता है। मैं तो कहीं आ नहीं सकती, लेकिन तुम तो आ ही सकती हो मुझसे मिलने। हाँ दीदी, सोच तो मैं भी यही रही थी, लेकिन फिर बच्चों ने बाहर घूमने जाने का प्लान बना लिया। अब बाहर से आकर ही आने के बारे में सोचूंगी। अरे मेरा घर क्या तुम्हारे पड़ोस में है? हम भी तो बाहर हैं। तुम यहीं आकर घूम जाओ, पूरा परिवार ले आओ, अच्छा खासा मन लग जाएगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो फिर हम लोग आज ही आएंगे। ये कहकर सुनीता फोन रख देती है। इधर जैसे ही शिवानी को पता लगता है कि मासी का पूरा परिवार आ रहा है, वो थोड़ी परेशान हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे रोहन भी आता है। अब क्या हुआ शिवानी, तुम उदास क्यों हो गई? अरे उदास क्यों ना हूँ, आज तो हमारा बाहर जाने का प्लान था और आज ही देखो मेहमान आ जाएंगे। कोई बात नहीं, एक दिन के लिए तो आएंगी दादी। उनके जाने के बाद हम शिमला चलेंगे। तुम ऐसे उदास मत हुआ करो यार। रोहन शिवानी को समझाता है और वो उसकी बात समझ जाती है। इधर दादी बहुत खुश होती हैं। सरला, देखो तो शिवानी बहू कहाँ गई? अरे भाई, घर की अच्छे से साफ सफाई कर दो। 4 लोग घर में आएंगे तो साफ सफाई ही देखेंगे। दादी पूरे घर का जायजा लेते हुए घूमती हैं। तभी सुमन को बुलाती हैं। क्या हुआ दादी, आपने मुझे क्यों बुलाया? बहू तो घर की साफ सफाई में बिजी है। तब तक तू देख रसोई का क्या सामान लाना है और कुछ नाश्ते का सामान भी लिख दे। मेहमानों को नॉर्मल सा नाश्ता तो नहीं दे सकते हैं ना। दादी, मुझे कैसे पता होगा रसोई में क्या चीज खत्म हो रही है और क्या लानी है? ये सब तो भाभी को ही पता होगा ना। रुकी, मैं उनसे पूछकर ही लिस्ट बना देती हूँ। सुमन के घर आने की तैयारियां जोर शोर से चलती हैं। सुमन शिवानी से पूछकर सारे सामान की लिस्ट बना देती है। राजेश बाहर से सारा सामान ले आता है। इधर शिवानी पूरे घर की साफ सफाई करके थोड़ा थक जाती है। हे भगवान, आज तो पूरा दिन हो गया। रोज काम से कम दोपहर थोड़ा सा आराम तो मिल जाता था, पर आज तो वो भी नहीं मिला। शिवानी खुद से बातें कर रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे दरवाजा खोलो, देखो देखो मेहमान आ गए हैं। सरला जाकर दरवाजा खोलती है। घर में सुनीता, उनके पति, बेटा, बहू और पोता पोती आते हैं। अरे ये हम तो आप सभी का इंतजार कर रहे थे। खड़े खड़े आओ आओ, क्या कर रही है? जल्दी से रसोई में जाओ और बहू को बोलो कि इनके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता पानी लाए। शिवानी सबके लिए पानी लेकर आती है। बहू, नाश्ते में कुछ अच्छा सा बनाना। मेहमान भगवान का स्वरूप होते हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे मासी, भाभी को सब पता है। वो पहले से ही हमारा इतना मान सम्मान करती हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
और वैसे भी हम तो घर के ही लोग हैं, हमें कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम बोलकर मांग लेंगे। शिवानी जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। तभी सरला वहाँ आती है। बहू सिर्फ चाय पकौड़े बनाना, अभी रात का खाना बाकी है। शिवानी चुपचाप से सिर्फ चाय पकौड़े बनाकर बाहर लाती है। अरे ये क्या बहू, बस 2 तरह का नाश्ता, कम से कम 4 चीजें तो होनी ही चाहिए थी। दादी मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दो, खाने में जितनी कम चीजें होती है ना उतना अच्छा रहता है। हाँ भाई, फिर ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होती खाने में। महिपाल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। हाँ, चाय पकौड़े भी बहुत अच्छे बने हैं, हमें इन्हीं पर ध्यान देने दो। पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पकौड़े का आनंद लेता है। दोनों बच्चे आधा खाना खाते हैं और आधा बिखेर देते हैं, जिसे बाद में शिवानी को ही समेटना पड़ता है। अरे सुनीता, सफर में थक गई होगी, चलो तुम मेरे कमरे में आकर आराम कर लो। शिवानी बहू, तुम नैना को अपने कमरे में ले जाओ। शिवानी नैना और बच्चों को अपने कमरे में ले जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शिवानी रसोई में डिनर की तैयारी कर रही होती है। तभी नैना उसके पास आकर बातें करने लगती है। और बताइए भाभी जी, आप कहीं घूमने नहीं गई क्या? अरे नहीं भाई, घर के कामों में समय ही नहीं निकल पाता अपने लिए। तुम्हारा अच्छा है, कम से कम तुम रिश्तेदारी में घूम तो पा रही हो। हाँ वैसे ऐसा ही है, मैं जब भी कह देती हूँ ये मुझे कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते हैं। दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी प्रथम और माही वहाँ आ जाते हैं। मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है। मम्मी मुझे तो पिज्जा खाना है, आप मेरे लिए पिज्जा मंगाओ ना। अरे बेटा, हम अपने घर में थोड़ी ही हैं, ऐसे जिद नहीं करते। नैना के बच्चे ज्यादा ही जिद करने लगते हैं। बच्चे रुको, मैं भी तुम्हारे चाचू को बोलकर तुम्हारे लिए आइसक्रीम और पिज्जा मंगवा देती हूँ, तुम आपस में लड़ना बंद करो। शिवानी रोहन को फोन करके पिज्जा और आइसक्रीम लाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद रोहन और अंकित ऑफिस से आते हुए बच्चों के लिए आइसक्रीम और पिज्जा भी ले आते हैं। सब लोग बैठकर आइसक्रीम और पिज्जा का आनंद लेते हैं। अभी तो सब लोगों ने आइसक्रीम और पिज्जा खाया है, मैं डिनर में रोटियां थोड़ी कम बना लूंगी, शायद चावल से काम चल जाएगा। वैसे भी पूरा दिन काम करके मैं तो थक ही गई हूँ। शिवानी मनी मन ऐसा सोच ही रही होती है। तभी सरला वहाँ आती है। अरे ये इतना सब किसी लिए मंगाया है, और ये आइसक्रीम और पिज्जा किसने कहा था लाने के लिए? मम्मी बच्चे जिद कर रहे थे इसलिए मैंने मंगा दिया। तेरे पति की कोई लॉटरी नहीं लगी है और हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं है जो हम इन लोगों पर उड़ाएं। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना। ये सुनकर शिवानी थोड़ी हैरान हो जाती है। देख, मेहमानों की तो आदत होती है, वो तो कहेंगे ही कि ये चीज मंगा लो वो बना लो, लेकिन जब मैं मेहमानों के सामने कहूँ कि तुम और लेकर दे दो, तब तुम्हें थोड़ा थोड़ा ही देना है। सरला पहले ही शिवानी को समझा देती है। थोड़ी देर बाद शिवानी सबको खाना परोसती है। अरे ये क्या बहू, तूने खाने में बस दाल चावल मिक्स वेज और रोटी ही बनाई है, मैंने तो मटर पनीर और मलाई चाप बनाने के लिए कहा था। अरे कोई बात नहीं, अभी तो हम यही हैं, आप ये सब कल बना लेना। हाँ बिल्कुल, पापा सही कह रहे हैं, वरना फिर मेन्यू ही खत्म हो जाएगा। सावन की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन तभी सरला बोल पड़ती है। अरे नहीं शिवानी, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, भला मेहमानों के सामने ऐसे 2 सब्जी कौन बनाता है? सरला की बात सुनकर शिवानी को गुस्सा आ जाता है। मेरी सास भी मेरे साथ डबल फेस खेल रही हैं, पहले मुझे खुद ही समझा कर गई और अब खुद ही सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। इतनी देर में नैना की प्लेट में चावल खत्म हो जाते हैं। अरे शिवानी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जो बनाया है उससे कम परोसोगी तो कैसे चलेगा? नैना बेटा, तुम चावल लो। शिवानी नैना को चावल देने लगती है। वो नैना को बहुत थोड़े से चावल देती है, जैसा कि सरला ने उसे कहा था। शिवानी बहू, तुम क्या चिड़िया की तरह दाना डाल रही हो? कम से कम बहू को थोड़ा और चावल तो दो। अरे तुम्हारे हाथों को क्या हो गया है आज? हर चीज कम ही क्यों परोस रही हो? बेचारी शिवानी इन दोनों सास बहू के जाल में फंस जाती है। इस तरह पूरा काम खत्म करते करते उसे रात के 12 बज जाते हैं। घर में परिवार के लोग ज्यादा होने की वजह से सबको सोने में भी एडजस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से शिवानी को नीचे सोना पड़ता है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और ये लोग पूरा 1 हफ्ता रुक कर जाते हैं। फाइनली इन मेहमानों से जान छूटी। और रोहन, क्या कह रहे थे तुम? हम परसों ही शिमला चलेंगे? अरे भाई, 1 हफ्ते से पहले तो इन्होंने जाने का नाम ही नहीं लिया, हमारा तो पूरा प्लान चौपट कर दिया है। बताओ यार, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम इन्हें खुद से भी तो नहीं बोल सकते ना कि यहाँ से चले जाओ। बस किस्मत ही खराब है मेरी, जब से घर में शादी करके आई हूँ यहाँ से पैर निकालना भी मुश्किल हो गया है। शिवानी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही होती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन कीर्ति के पापा का फोन आता है।
हाँ जी भाई साहब, मैं तो आपको फोन करने ही वाला था। अच्छा हुआ आपने कर लिया। हाँ, हमने मुहूर्त निकलवाया था। अगले हफ्ते बहुत अच्छा मुहूर्त है, अंकित और कीर्ति के नाम से। अगर आप कहें तो हम शादी कर दें। हाँ भाई, अब हम तो आपके ही इंतजार में बैठे हैं। शुभ काम में देरी कैसी। दोनों परिवार वाले आपस में मिलकर शादी की तारीख तय करते हैं और इस तरह अगले हफ्ते अंकित और कीर्ति की शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन अरे हरपाल, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। कम से कम शादी पूरी देख कर तो जाओ। माँ जी, क्या बताऊं, इतना जरूरी काम आ गया है कि हमें जाना ही पड़ेगा। अब आपको काम आ गया है तो हम जाने दे रहे हैं, लेकिन बहू देखने जरूर आना, उसमें कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। हाँ हाँ चला, हम जरूर आएंगे, तुम चिंता मत करो, पूरे परिवार के साथ आएंगे। ये कहकर ताऊ जी का परिवार वापस गांव चला जाता है। इधर थोड़ी देर बाद फेरे होते हैं और आखिरकार अंकित और कीर्ति की शादी हो जाती है। कीर्ति अपने ससुराल आ जाती है। शिवानी ने अपनी देवरानी के स्वागत की तैयारी बहुत अच्छे से की होती है। कीर्ति, कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। कीर्ति गृह प्रवेश करती है। शिवानी और सुमन उस पर फूल बरसाते हैं और इस तरह अच्छे तरीके से उनका गृह प्रवेश हो जाता है। अरे बहू, छोटी बहू को उसके कमरे में छोड़ा हो, दिन भर खड़े खड़े हम भी थक गए हैं, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। सब लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। इधर शिवानी कीर्ति को उसके कमरे तक छोड़ कर आती है। अंकित और कीर्ति आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। कीर्ति नहा धोकर तैयार होकर हॉल में आती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, खाने में मीठा जरूर बनाना। ठीक है दादी, आप बताइए क्या खाओगी, मैं वही बनाऊंगी। अरे भाई, तुझे जो अच्छा बनाना आता हो वही बना ले, मेरे बूढ़े दांतों से तो ज्यादा कुछ खाया नहीं जाता। दादी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। जब कीर्ति रसोई में जाती है, वहाँ पहले से ही शिवानी काम कर रही होती है। अरे जेठानी जी, आप क्यों खाना बना रही हो? आज तो मेरी पहली रसोई है ना, आप जाकर आराम करो, मैं बना लूंगी। अरे नहीं भाई, मैं पहले दिन ही अपनी देवरानी पर सारा बोझ नहीं छोड़ सकती। वैसे भी तुम्हारे आने से तो मुझे बहुत खुशी हुई है, कम से कम मेरा काम आधा हो जाएगा। दोनों जेठानी देवरानी आपस में बातें करते हुए प्यार से खाना बनाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सबको खाना परोस देती हैं। वाह भाई वाह, बेसन का हलवा तो बहुत ही अच्छा बनाया है कीर्ति तुमने। तुम तो अपनी पहली रसोई में जीत गई। हाँ सच में भाभी, मलाई चाय भी बहुत अच्छी बनी है। अरे खाना तो अच्छा बनाएगी ही, आखिर बीवी किसकी है। अंकित की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी दादी अपने कमरे में जाकर सोने के कंगन लेकर आती हैं। बहू, मेरी तरफ से पहली रसोई पर तेरे लिए उपहार है। मैंने 2 कंगन बड़ी बहू को दिए थे और ये 2 तुम्हारे लिए। मेरी तरफ से तो अपनी जिम्मेदारी मैंने पूरी कर ली। हाँ भाई, हम ही रह गए हैं, रुको हम भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। सरला अपने कमरे में जाती है और एक सुंदर सी साड़ी और कुछ पैसे लाकर कीर्ति को देती है। इधर शिवानी भी कीर्ति के लिए गिफ्ट लेकर आती है। ऐसे ही सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। समय बीतने लगता है। एक दिन कीर्ति और शिवानी घर का काम कर रही होती हैं। तभी कीर्ति छत पर जाती है। छत पर बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं। कीर्ति खुश होकर नीचे आती है। जेठानी जी, कहाँ हो आप? चलो बालकनी में चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। शिवानी और कीर्ति बालकनी में जाकर बैठ जाती हैं। हाँ यार, सच में बड़ा सुहाना मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में तो कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो घूमने? अभी सोचा नहीं है क्या? हाँ, मैं तो कह रही हूँ, मुझे तो हमेशा से दार्जिलिंग जाने का बहुत शौक रहा है। मेरी मम्मी कहती थी शादी के बाद चले जाना। हाँ भाई, अभी तो मौका है, फिर तो घर परिवार में ही समय निकलता रहता है। दोनों जेठानी देवरानी आपस में बातें करती हैं। शाम हो जाती है और उसके बाद अपने डिनर की तैयारी में लग जाती हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। अगली सुबह, कीर्ति, तुमने मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दी क्या? मुझे आज ये नीली वाली शर्ट पहननी थी। वो तो मैं कर दूंगी पतिदेव, लेकिन ये बताइए हम हनीमून पर कब और कहाँ जा रहे हैं? बस इतनी सी बात, जहाँ तुम कहो वहीं चलेंगे। हाँ तो ठीक है, आप आज घर पर बात करो, मुझे दार्जिलिंग जाना है, मेरा कितना मन हो रहा है। अब तो मेरी सारी दोस्त भी पूछ रही हैं कि हनीमून पर कहीं नहीं जा रही है क्या? हाँ ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ बाहर आते हैं। सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। अंकित घर वालों से कहने ही वाला होता है, तभी सुमन पूछ लेती है, भैया भाभी, आप लोगों का कहाँ जाने का प्लान है? कहीं ऐसा न हो कि जब मेरी कॉलेज की ट्रिप आए तभी आप लोग प्लान बनाओ, इसलिए पहले ही बता दो। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। देखो बेटा, अभी घूमने फिरने का समय है, फिर तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लग जाते हैं। और रोहन,
मैं तो कहता हूँ कि लगे हाथ तुम चारों ही घूमने चले जाओ। राजेश के मुंह से ये सुनकर शिवानी बहुत खुश हो जाती है। पापा ये ठीक रहेगा, एक साथ भी घुमाएंगे और अच्छा खासा मन भी लगा रहेगा। चलो तो फिर मैं टिकट देख लेता हूँ। अंकित फोन पर टिकट बुक करने लगता है। आज की तो कोई ट्रेन खाली नहीं है, काम करते हैं कल की कर लेते हैं, कल थोड़ी सस्ती भी हो जाएगी। अंकित टिकट बुक करने का काम कल पर छोड़ देता है। इधर दोनों जेठानी देवरानी बहुत खुश होती हैं। आखिरकार उन्हें कहीं बाहर जाने का मौका मिला है। अगला दिन होता है। कीर्ति अपनी पूरी पैकिंग कर लेना और एक लिस्ट भी बना देना, देखना बाहर से कोई सामान तो नहीं लाना है। इधर कीर्ति पैकिंग कर रही होती है, दूसरी तरफ शिवानी ने भी पैकिंग के लिए बैग निकाल लिया होता है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। अरे दरवाजा खोलो, जाकर देखो तो सुबह सुबह कौन आया है। सुमन जाकर दरवाजा खोलती है। ताऊ जी आपने तो हमें सरप्राइज दे दिया, आने से पहले एक फोन तो कर दिया होता। अरे भाई, सरप्राइज देने में जो मजा है वो बताकर आने में कहाँ है। वैसे भी मुझे माँ जी से डांट थोड़ी खानी थी। हाँ बिल्कुल सही कहा बहू, मैं तो तुमसे गुस्सा थी और अगर तुम फोन करती तो मैं फोन पर भी बात नहीं करती। बस माँ जी, आपके गुस्से से बचने के लिए हम ही चले आए हैं। सुमन और शांति मेहमानों को घर के अंदर बुलाकर लाती हैं। अरे कीर्ति, शिवानी बहू कहाँ रह गई तुम दोनों, देखो तो कौन आया है। दोनों बहुएं बाहर आती हैं। मेहमानों को देखते ही शिवानी का मुंह उतर जाता है। वो दिखावे के लिए सबसे हाथ जोड़कर नमस्ते करती है और उसके बाद रसोई में आ जाती है। पीछे पीछे कीर्ति भी आती है। जब भी बाहर जाने का प्लान बनाओ तभी कोई ना कोई टपक आता है। अब इनके मामा एक हफ्ते से पहले तो यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। इधर शिवानी को गुस्से में देखकर कीर्ति को थोड़ा अजीब लगता है। कीर्ति मेहमानों को पानी देकर आती है, उसके बाद चाय नाश्ते के लिए तैयारी करने लगती है। जेठानी जी नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे भाई कुछ भी बना लो, हमारी सास और हमारी सास की सास ने तो नाक में दम कर रखा है। कीर्ति मेहमानों के लिए चाय, नमकीन, बिस्किट और बाहर से समोसे आदि लाकर परोस देती है। इधर शिवानी बहुत गुस्से में दिखाई देती है। पता नहीं जेठानी जी को क्या हो गया है, मेहमानों को देखकर तो खुश होना चाहिए। कीर्ति मेहमानों को देखकर खुश है, लेकिन उसे क्या पता कि यही मेहमान उसे खूब परेशान करके जाएंगे। वो खुशी खुशी मेहमानों की आओ भगत में लगी रहती है। इतनी देर में रोहन और अंकित बाहर से आ जाते हैं। भाई बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। जैसे ही सबको पता लगता है कि बारिश हो रही है, सोनू और पायल बारिश में नहाने लगते हैं। अरे कैसे बच्चों की तरह भीग रहे हो तुम दोनों। दादी जी आप भी बारिश में आकर देखो कितना मजा आता है। कीर्ति, सुमन और शिवानी भी वहीं होती हैं। तभी पायल और सोनू उन्हें भी जबरदस्ती बारिश में भिगो देते हैं। इस तरह सब लोग बारिश का आनंद लेने लगते हैं। अरे बस तुम बहुत नहा लिए, बाहर अंदर आकर कपड़े बदलो, नहीं तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। सब लोग एक एक करके कपड़े बदलते हैं। इधर बहुत सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। महिपाल और सुनीता गंदे पैर लेकर ही घर में आ जाते हैं। हे भगवान, अभी तो इतने सारे कपड़े धोने पड़ेंगे, ऊपर से ये पूरा फर्श भी गंदा हो गया है। तभी शांति आवाज लगाती है। अरे भाई कड़क सी चाय और पकौड़े बना लो, बारिश में ही तो चाय पकौड़े खाने का मजा है। कहाँ गई तुम दोनों बहू? दादी की बात सुनकर शिवानी और कीर्ति रसोई में जाकर चाय पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगती हैं। अब मुझे समझ आया, जेठानी जी मेहमानों के आने से आप इतनी चिढ़ क्यों रही थी? सच में इन्होंने तो 2 दिन में ही हमारी आफत बना दी है। लो भाई, अभी एक काम निपटा नहीं था कि 33 काम खड़े हो गए। ऊपर से ये दोनों माँ बेटी एक भी काम नहीं करती, बस बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती हैं। जेठानी जी इस बार तो हम जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन हर बार हम ऐसे नहीं सहेंगे, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई मैंने तो बहुत कुछ ट्राई कर लिया, मैं तो पूरी तरह परेशान हो गई हूँ। बारिश में इन मेहमानों से तो और भी ज्यादा मुसीबत हो जाती है। एक तो बारिश, ऊपर से मेहमान, इतना काम बढ़ जाता है कि बस पूछो ही मत। दोनों बहुएं परेशान होकर पहले खाना बनाती हैं, उसके बाद रात में भीगे हुए सारे कपड़े धोकर डालती हैं। फिर कीर्ति पोछा लगाती है और इधर शिवानी पूरा घर साफ करती है। देखो इस काम में ही हमें रात के 1 बज गए। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हमें कहाँ सोना है। सच में मेरे तो कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और सुबह उठकर कैसे काम करूंगी यही समझ में नहीं आ रहा। दोनों जेठानी देवरानी अपने अपने कमरों में जाकर देखती हैं। एक कमरे में सुनीता और उनके पति सो रहे होते हैं और दूसरे कमरे में सोनू और पायल। जेठानी जी हमारे तो अपने कमरों में ही जगह नहीं है, आज तो लगता है हमें हॉल में ही गद्दे डालकर सोना पड़ेगा। रोहन और अंकित गेस्ट रूम में सो जाते हैं। इधर दोनों बहुओं को हॉल में ही गद्दे बिछाकर सोना पड़ता है। ऐसे ही 3-4 दिन और बीत जाते हैं और पूरा 1 हफ्ता रुकने के बाद ये लोग अपने घर चले जाते हैं।
मेहमानों के आने से घर में कितनी रौनक लग जाती है। देखो तो आज हरपाल का परिवार घर गया है तो घर कितना सोना सोना लग रहा है। हाँ दादी, सही कह रही हो। मुझे तो चाची के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी लगती है। इन दोनों की बातें सुनकर कीर्ति और शिवानी को गुस्सा आता है। दोनों वापस रसोई में जाकर आपस में बातें करने लगती हैं। आपको क्या दुख, दादी और सबको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, इन्हें तो घर सुना लगेगा ही। हाँ, कोई हमारे मन से पूछकर देखे हमें कितनी दिक्कत होती है इनके आने से। बारिश में तो हमारा काम दोगुना बढ़ जाता है। दोनों जेठानी देवरानी आपस में बातें करती हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन शिवानी अपने कमरे में बैठी होती है, तभी कीर्ति वहाँ आती है। मैं तो अकेले बोर हो रही थी, सोचा आपके पास आ जाऊं। हाँ यार, कितने दिनों बाद घर में शांति हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे ये हमारा घर ही नहीं था। सच में यहाँ से भागने का मन कर रहा था। भाई इतने दिनों के भी कोई मेहमान होते हैं क्या? और इस बार देखना, अगर कोई आया ना तो ऐसा मजा चखाऊंगी इन दोनों सास बहू को और मेहमानों को भी कि दोबारा हमारी तरफ पैर नहीं रखेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो करना है कर लेना। दोनों जेठानी देवरानी आपस में बातें करती हैं। ऐसी जिंदगी चलती रहती है। एक दिन फिर से सुनीता मौसी की पूरी फैमिली बिना बताए आ जाती है। अरे तुमने तो हमें हैरान कर दिया। आने से पहले बता क्यों नहीं दिया? कम से कम हम अच्छे से तैयारी तो कर लेते। दीदी, मेरा तो घर है, जब मेरा मन करता है मैं आ जाती हूँ। और फिर अपनों के लिए कैसी तैयारी? हाँ हाँ, ये तो आप सही कह रही हैं। चलो मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवाती हूँ। सरला रसोई में जाकर दोनों बहुओं से चाय नाश्ते के लिए कहती है, लेकिन दोनों बहुएं भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाती हैं। और बताइए सुनीता मौसी, कैसी हो आप? और नैना, तुम तो घर जाकर हमें भूल ही जाती हो, कभी फोन भी नहीं करती। अरे क्या बताऊं दीदी, बच्चों के साथ इतना बिजी हो जाती हूँ कि सब कुछ भूल जाती हूँ। हाँ हाँ, बच्चों के साथ तो समय का पता ही नहीं चलता। अच्छा और बताइए। दोनों बहुएं वहीं बैठकर बातें करने लगती हैं और देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं। अब मेहमानों को भी भूख लगने लगती है। थोड़ी देर बाद सुमन कॉलेज से आती है। अरे भगवान, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और आप लोग यहाँ आराम से बैठे हो। दादी, आप लोग कब आए? सुमन सबसे मिलती है। इधर बारिश का पता लगते ही दोनों बच्चे बारिश में नहाने लगते हैं। नैना, आओ बारिश में नहाते हैं। दीदी आप भी आ जाओ। अरे भाई, बारिश में तो चाय पकौड़े का मजा आता है। और अगर दोनों बहुएं नहाएंगी तो नाश्ता कौन बनाएगा? मौसी जी, नाश्ता तो रोज बनता है, लेकिन बारिश तो रोज रोज नहीं आती। आ जाइए, बारिश में खूब एंजॉय करेंगे। दोनों बहुएं पहले से ही प्लान बनाकर बैठी होती हैं और सबके साथ बारिश में खूब मस्ती करती हैं। थोड़ी देर बाद, अरे तुम बच्चों की तरह बच्ची बन गई हो। चलो अंदर आ जाओ, कब से मेहमान आए हैं और इनके लिए चाय नाश्ता भी नहीं बनाया। शांति के कहने पर दोनों बहुएं बारिश से घर के अंदर आती हैं। कपड़े बदलकर छींकते हुए हॉल में पहुंचती हैं। कहा था ना दोनों को बारिश में मत भीगो। हो गई ना सर्दी, जो काम था वो भी रुक गया। अरे तुम्हें क्या दिख नहीं रहा? दोनों बहुओं को कितनी छींकें आ रही हैं। ऐसे में ये कैसे चाय नाश्ता बनाएंगी? चलो तुम जाकर जल्दी से कड़क चाय और नाश्ता बना लो। और सुमन, तुम अपनी मम्मी की मदद करो। पहली बार सरला रसोई में जाकर कुछ काम करती है और इधर काम छोड़कर सुमन को भी पहली बार किसी ने काम बताया है। ये देखकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं। कीर्ति, हमारा प्लान काम कर रहा है। दोनों दिखावे के लिए रसोई में जाती हैं, लेकिन उन्हें इतनी छींकें आ रही होती हैं कि वे वहाँ ज्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाती। अरे अरे भाभी, आप रहने ही दो, आज का नाश्ता तो हम ही बना लेंगे। दोनों माँ बेटी मिलकर चाय पकौड़े बनाती हैं। माँ जी को तो हर वक्त बस मैं ही दिखाई देती हूँ। अरे सच में खड़े होकर काम करना कितना मुश्किल है। भाभी तो जरा सी देर में सब कुछ बनाकर तैयार कर देती थी। जैसे ही सब नाश्ता करने बैठते हैं, मम्मी, में जितने समोसे खाने हैं मेरे लिए समोसे बना दो। अरे सरला, तुझे तो अच्छे समोसे बनाने आते हैं, फिर ये पकौड़े क्यों उठा लाई? जा रसोई में जाकर समोसे बना कर ला। जैसे पहले शांति बहुओं को आदेश देती थी और सरला भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी, आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज सारा काम सरला को करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, मैं अभी जाकर बना देती हूँ। सुमन, जरा मेरे साथ आना। दोनों रसोई में जाकर समोसे बनाने लगती हैं। इतनी देर में चाय खत्म हो जाती है और उन्हें दोबारा चाय भी बनानी पड़ती है। हे भगवान, आज क्या हम पूरा दिन रसोई में ही खड़े रहेंगे? मेरे तो पैरों में भी दर्द होने लगा है। जैसे रसोई का काम खत्म होता है, इधर दोनों बच्चों ने पूरा हॉल गंदा कर दिया होता है। अरे यहाँ तो बहुत गंदा हो गया, मुझसे तो यहाँ बैठकर नहीं खाया जाएगा। मेरी दोनों बहुओं की तो आज हालत खराब है। नैना बहू, एक काम करो, तुम ही ये फर्श साफ कर दो। नैना को ही फर्श साफ करना पड़ता है। नैना पहले से ही कामचोर होती है, लेकिन दादी की बात टाल भी नहीं सकती। थोड़ी देर में रोहन और अंकित भी बाहर से आ जाते हैं।
उनके कपड़े पूरे भीगे हुए होते हैं। नैना को काम करते देखकर रोहन पूछता है, अरे भाभी, आप काम क्यों कर रही हो? शिवानी और कीर्ति कहाँ गई? अरे दोनों बहुओं की तबीयत खराब है, आज उन्हें ठंड लग गई। तभी सावन वहाँ आता है। नैना, जरा देखना मेरे कपड़े धुले क्या? मेरे पास तो और सूखे कपड़े भी नहीं हैं। जैसे ही नैना जाकर शिवानी से पूछती है, अरे भाई, मेरे तो सिर में इतना तेज दर्द हो रहा है कि मैं काम ही नहीं कर सकती। वॉशिंग मशीन लगी हुई है, उसमें सबके कपड़े डाल दो, धुल जाएंगे, फिर निकाल कर सुखा देना। शिवानी उल्टा नैना को ही काम बताने लगती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। अब यहाँ रहते हुए भी नैना को ही सारा काम करना पड़ रहा होता है। ऊपर से दोनों बहुओं की तबीयत खराब होने की वजह से वे जमीन पर न सोकर बेड पर सोती हैं। नैना को अपने दोनों बच्चों के साथ फर्श पर गद्दा डालकर सोना पड़ता है। अगली दोपहर सब लोग साथ बैठे होते हैं। तभी माही वहाँ आती है। मम्मी, मुझे पापड़ी चाट खानी है, आप घर पर बहुत अच्छी बनाती हो। माही की बात शिवानी तुरंत पकड़ लेती है। अरे नैना, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, कभी बताया ही नहीं। वैसे भी हमें कहाँ पता चलेगा, हम कभी तुम्हारे घर आए ही नहीं हैं। भाई, तुम लोग आने का मौका ही नहीं देते। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप इस बार जरूर आइएगा। चलो अब आएंगे तब आएंगे, फिलहाल तुम पापड़ी चाट तो बना दो। अरे पापड़ी चाट तो क्या, नैना मलाई चाप, शाही पनीर सब कुछ अच्छा बनाती है। और हमारी बहू के हाथों के पनीर के पराठे अगर कोई खा ले तो उसका दीवाना ही हो जाए। अरे नैना बहू, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो तो हमें बनाकर क्यों नहीं खिलाती? चलो फिर आज का खाना नैना ही बनाएगी। सुमन, तुम नैना की मदद कर देना। बेचारी नैना ने सोचा था कि यहाँ आकर कुछ दिन काम से छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो दांव ही उल्टा पड़ जाता है। उसे रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। 2 घंटे में वो सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है। वाह भाई, भाभी, जितनी तारीफ सुनी थी आपने उससे कहीं ज्यादा अच्छा खाना बनाया है। हाँ, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। सब लोग एक बार में ही सारा खाना खत्म कर देते हैं। इधर जैसे ही कीर्ति रसोई में जाती है उसे फिर से छींक आने लगती है। नैना, तुमने रसोई साफ नहीं की, पूरी गंदी पड़ी है। मैं साफ करने गई थी लेकिन मुझे जुकाम में सांस ही नहीं आ रहा। अंकित, तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। अरे बेटा, सफाई का काम तो करना चाहिए था, पहले रसोई साफ कर देती। सब लोग चारों तरफ से नैना को काम बताने लगते हैं। अब नैना पूरी तरह परेशान हो जाती है। सुनीता बालकनी में बैठी होती है। नैना वहाँ जाती है। मामी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना, इससे अच्छा तुम अपने घर पर ही हैं, कम से कम अपना बनाकर तो खा लेते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, इस बार तो इन लोगों का व्यवहार बड़ा अलग अलग सा लग रहा है। मैं आज ही तुम्हारे पापा से कहती हूँ, शाम की टिकट बुक करके हम अपने घर चले जाएंगे। भाई, जमीन पर सोकर मेरी तो कमर में दर्द ही हो गया है। हाँ, सही कह रही हो, दोनों बच्चे भी मेरे पास ही होते हैं, मैं तो बिल्कुल भी अच्छे से सो ही नहीं पा रही हूँ। ऊपर से इन दोनों बहुओं की तबीयत भी ठीक न होने का नाम ले रही है। पता नहीं हमारे जाने के बाद ये कैसे काम करेंगी। इन दोनों को बातें करते हुए कीर्ति सुन लेती है और जाकर शिवानी को बताती है। हाँ भाई, ये तो होना ही था। ये क्या सोच रही थी, हमारे घर आकर हम पर ही हुक्म चलाएंगी। बहू, आराम से खा, इनके घर पर तो हमेशा रहने में मजा आता है। अब देखना, मैं अपनी बहन से जो कहूंगी उससे 4 चीजें फालतू ही बनवा लूंगी। हाँ मम्मी जी, सच में मौसी जी तो बहुत अच्छी हैं। बच्चे जो भी जिद करते हैं वो तुरंत बनवा देती हैं। इसी बहाने थोड़ा घूम फिर भी लेंगे और घर के काम से भी बच जाएंगे। और भाई, घर के आधे राशन की भी बचत हो जाएगी। इन दोनों की बातें करते हुए कीर्ति और शिवानी सुन लेती हैं। वे तुरंत अपनी सास को बुलाकर लाती हैं। मम्मी जी, आपको बताना पड़ेगा, ये लोग तो हमारी शराफत का फायदा उठा रहे हैं। पहले भी 1 हफ्ता रुके थे, हमारा कितना नुकसान हुआ था, और ऊपर से हमारी बहुओं को नौकर की तरह काम करना पड़ा था। सरला शांति को सारी बात बता देती है। अच्छा, ये ज्यादा चालाक बन रही हैं, इन्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इन लोगों ने क्या सोचा था, ये हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे और हम चुपचाप बनते रहेंगे। हाँ सच में, अब आएगा मजा। चलो जाकर देखते हैं कमरे में क्या कर रही हैं दोनों सास बहू। दोनों जाकर देखती हैं कि उन्होंने अपना पूरा सामान पैक कर लिया है और सामान लेकर हॉल में आ जाती हैं। अरे सुनीता, तुम तो 15 दिन रहने के लिए आई थी, लेकिन 1 हफ्ते में ही जा रही हो। अभी कुछ दिन और रुक जाओ ना। सच में तुम्हारे साथ हमारा बहुत मन लगा रहता है, बच्चों के साथ घर में भी रौनक रहती है। नहीं नहीं दीदी, घर का भी तो काम देखना है, और फिर इतने दिन रुक लिए, यही काफी है। इस बार आप लोग हमारे घर आइएगा। इधर महिपाल ने कैब बुक कर दी होती है। थोड़ी देर बाद कैब आ जाती है और वे लोग अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने मेहमानों के चक्कर में तुम्हें इतना ज्यादा परेशान किया।
और जब मुझे खुद काम करना पड़ा तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे हुक्म देने से मेरी बहू कितनी परेशान होती होंगी। कोई बात नहीं, लेकिन अब आप लोगों को समझ आ गया ना कि बारिश में अगर कोई मेहमान आ जाता है तो काम कितना बढ़ जाता है। ऊपर से इन लोगों ने तो हमारे घर को अपना घर ही समझ लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे हम ही किसी दूसरे के घर में आए हुए हों। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई हमारे घर आकर हमारी बहू पर हुक्म चलाए, ये बात हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरकार दोनों सास बहू को समझ आ गया था कि बिना सोचे समझे मेहमानों को ज्यादा दिनों तक रोकने से घर की बहुओं को कितनी परेशानी होती है। उधर मेहमान भी अपने घर चले जाते हैं और फिर सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।